जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स नहीं चुन सकता, जियो पॉलिटिक्स में अपने नेबर आप नहीं चुन सकते, वो है। सो यू नीड टू डील विद देम। तो मैं तो खुद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान ही बोलता हूँ दोबारा से, बिकॉज वहाँ जो हुआ और जो वहाँ पे हो रहा है उसमें ISI का, जमात इस्लामी का, बैक्ड बाई ACIA, तो ये जो बढ़ गया हुआ जो पाकिस्तान है। तो बांग्लादेश भी ऐसी एक जगह है जहाँ पर सारी इंटेलिजेंस एजेंसी घुसी हुई हैं। RNAW विल बी देयर, ISI इज देयर, CIA इज देयर, MSS इज देयर, KGB इज देयर। वहाँ की वो थाई इंटेलिजेंस एजेंसी भी होगी, कोई और भी होगा, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। And everybody is pulling and tugging at each other. अगर बांग्लादेश में लेट्स से यू हैव जिहादिस्ट पार्टीज जो भारत को टारगेट करते हैं, अगर म्यांमार में कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है जो भारत को टारगेट करते हैं, उनके मास्टर्स को नहीं, ये समझिए। इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं कि स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप ग्राफ देखेंगे, जितनी बार वो स्ट्रांग हुआ उतनी बार हमारा नुकसान हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय इट इकोनॉमिकली। और आप अमेरिकन रिकॉर्ड खोल के देखिए, एक कैंपेन बताइए जो अमेरिका ने किया और वो सक्सेसफुली बाहर आया, बेइज्जती होगी उसकी निकली है वहां से। अमेरिका और इंडिया की अलायंस एक बहुत तेज स्ट्रॉन्ग अलायंस होगी। आई विल रादर ट्रस्ट अ लिटिल बिट अमेरिकन्स को रादर देन ट्रस्टिंग चाइनीज। दे आर वेरी वेरी डेंजरस। So when there are people जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, वो एक डायरेक्शन में आपको कुछ चीज बता रहे हैं, डोंट टेक इट ब्लाइंडली। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने पास रखिए, बट उसको पुश करिए सो दैट द इम्पैक्ट इज ऑन द एनिमी आफ्टर दैट, एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान। आपका एनिमी अमेरिका भी है, आपका एनिमी चाइना भी है, आपका दोस्त भी अमेरिका है, आपका दोस्त भी चाइना है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे, आपकी एडवर्सरी की लिस्ट बढ़ेगी। आपके दिमाग में सबके लिए प्लान होना चाहिए कि भैया हाउ डू आई डील विद दिस पीपल। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्कार देवी सज्जनों और जय हिंद। दोबारा बोलते हैं एक बार, जय हिंद। ओके गुड। टॉपिक ऐसा है तो फिर थोड़ा जोश के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान पैदा किया गया, किसने किया, वेस्टर्न क्या था, ग्रेट गेम की थी, वो पुरानी कहानी है। अभी बात करते हैं थोड़ी आज की और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, कि ये जो नासूर बन के बैठा है इसका करना क्या है। कहते हैं ना कि आप जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स नहीं चुन सकता, तो जियो पॉलिटिक्स में अपने नेबर आप नहीं चुन सकते, वो है। ही इज़ देयर, सो यू नीड टू डील विद देम। तो ओपनिंग राउंड सर, वी जस्ट हैव शॉर्ट 5 मिनट्स राउंड, स्टार्टिंग में जनरल साहब। मेरा पहला सवाल सर ये है, क्या पाकिस्तान आज भी स्ट्रेटजिकली रेलिवेंट है भारत के लिए? जो उसकी शेप है, उसकी इकोनॉमी की तरफ देखिए, उसके इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ देखिए, उसके ऊपर ड्यूरन लाइन पे बनता हुआ प्रेशर देखिए, और जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो क्या ये आज भी स्ट्रेटजिकली रेलिवेंट है, जैसे से आज से 20 साल पहले जब पराक्रम हुआ था तब था, 25 साल पहले? नहीं, भारत के लिए पाकिस्तान इज प्रॉब्लम, इररिलेवेंट। जियो स्ट्रैटेजिकली जो पाकिस्तान का एक एडवांटेज है, जो क्रिएशन था, जो भी आप कहिए, जो ये वेस्टर्न पावर्स थे या जो कॉलोनियल रूलर्स थे, उनके अंदर एक ये सोच बड़ी अच्छी थी, बट वो थोड़ा छूट ये गए। उस टाइम पे उन्होंने चाइना के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने सिर्फ एक सोवियत यूनियन के बारे में सोचा था। और ये जो एक पीस ऑफ लैंड उन्होंने तैयार किया भारत के बीच और दैट इमर्जिंग सोवियत रशिया के बीच, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस, जियो स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो हमारे लिए कुछ मायने में फ़ायदा ये रहा कि 10-20 साल के बाद जब एक ऑनस्लॉट पेट्रो डॉलर्स के बाद में एक वेव चली, तो वो जो अगर ये नहीं होता तो आप ये समझिए जो हमारे जो पॉपुलेशन का रुख था या नंबर्स थे वो कहीं और होते, और ये वेव बहुत तेजी के साथ चलता। ये जो दीवार थी कुछ हिसाब से वो हमारे रुक गई, राइट, बिकॉज इवेंचुअली जो ये कंटेस्ट था रशिया के साथ में, ये होना होता, पाकिस्तान हमारे भारत के अंदर होता या नहीं होता, तो रेट्रोस्पेक्टिवली इट वाज एन एडवांटेज। तो वैसे हमारे लिए कभी भी इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा है और वो आज भी नहीं है। मगर क्या चेंज हो गया है? बहुत लोग ये कहते हैं कि आप POJ ले लो और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं भी वो चाहता हूँ, मगर कई बार भगवान से आप कई बार चीज़ मांगो ना, वो भगवान आपको दे देता है,
और वो फिर जलता हुआ आपके पास हाथ में आग पकड़ाता है और फिर आपको समझ नहीं आता मैं करूँ क्या इसके साथ में। आपको ये सोचना है कि उसको हैंडल कैसे करना है, उसको समझना कैसे, मैनेज कैसे करना है। और अभी जैसे हम पिछले सेशन के अंदर बात कर रहे थे, अगर हम ये मानते हैं और जो एनालिसिस है, आई एम नॉट नॉट एजर्शन, मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर हम इसको ये आर्ग्यू कर लेते हैं कि जो टेररिज्म का हब है पूरी दुनिया के लिए वो यहाँ से चलता है, तो ये सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। और इस चीज़ को समझाना हमारी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, लोग समझते हैं, लोग डिसेंसी में बात नहीं करते ठीक से। इस चीज़ के बारे में जब डिस्कशन होगा और लोग इस चीज़ को सोचेंगे कि क्या इस जगह के अंदर प्रॉब्लम है, इस जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इलाके के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ से चारों तरफ टेररिज्म फैलता है। ठीक है, CIA ने बनाया, किसने बनाया, मैं उसके ऊपर नहीं आ जाता, मगर आज उसका जो दुर्गति है वो हम सबको भुगतनी पड़ रही है। ये एक होल ऑफ द वर्ल्ड का प्रॉब्लम है जिसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बाद में अगर बात उठेगी तो इसका एक मैं खाका हमारे दिमाग में है, वो मैं खाका भी बता सकता हूँ कि वो खाका किस प्रकार से उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो धीरे धीरे इसके बारे में बात करनी है, ये सिर्फ हमारे देश को नहीं बात करनी है, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया, अच्छा अगर ये फर्ज कर लिए टूट भी जाता है, हमें सिर्फ इतना फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक अच्छी फौज की एक लाइन है, डिफेंस की एक लाइन है, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम, ये सेक हमारे पास आने की संभावना थोड़ी कम है। अगर ये सेक होगी तो ये थोड़ी अफगानिस्तान की तरफ और दूसरी तरफ चलेगी, क्योंकि जब टूटेगा तो कई प्रॉब्लम्स होंगी। मगर अगर आप इसको अपने देश की, भारत का जो हमारा एक पुराना जो सही आकार है उसके अंदर अगर लेके आना चाहते हैं, तो कई चीज़ों में उनके दिमाग के अंदर, सोच के अंदर, रेडिकलाइजेशन के अंदर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और लोग मुझसे कई बार सवाल पूछते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। मैं आपको एक सिर्फ कश्मीर का एग्जांपल देता हूँ। 5 साल हुए हैं, सबको चाहिए कि पक्का पीस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। जो ये वायरस होता है ना, कोविड का वायरस, वो आज आपको हिट कर रहा है। वायरस म्यूटेट होता है, अलग फॉर्म में आता है, उसी हिसाब से ये वायरस चलता रहता है। वो जो वायरस उनके दिमाग में है रेडिकलाइजेशन का, जब तक वो अलग नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, हमें अपने भारत देश के अंदर उस पूरी एंटिटी को लेना खतरे से खाली नहीं होगा। तो ये सब आप जब तक ये प्लानिंग नहीं करेंगे, सोच नहीं करेंगे, तो आप भगवान से मानते जाएंगे ये भारत में शामिल होना चाहिए। भगवान ने कह दिया ये लो भाई शामिल हो गया, सबने झंडा उठाया, आप कहते हैं इंडिया के साथ शामिल हो जाओ। आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या आपने सोचा है? तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी डीप थॉट इन सब चीज़ों के ऊपर दी जा रही है। ये जो 5 बड़े बड़े हिस्से हैं, इनको विभाजित करके इनको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सिर्फ भारत के बस की बात नहीं होगी। इसके लिए पूरी दुनिया को लगना पड़ेगा। लगने का फायदा, लॉन्ग टर्म पीस इन द वर्ल्ड एंड स्टेबिलिटी। जी सर, एक्चुअली सच बोलें तो अगर विभाजन ना हुआ होता तो आज हम शायद यहाँ बैठे ना होते। बिकॉज़ अगर नंबर्स ऐड करते हैं हम पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत के, तो बाकी आप खुद गैस कर सकते हैं कि क्या रेशोज़ होती और क्या रूप निकलता। आदि में आपके पास आता हूँ। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं देखना है, हमने हमारे जो पूर्व की दिशा में एक छोटा सा देश जिसको हमने पाकिस्तान से अलग किया था, और एक ट्रेडिशनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा रहा कि बे ऑफ बंगाल को छोड़ा गया। जब पाकिस्तान ने एक बार वहाँ पे अमेरिकन बेसिस देने की कोशिश की थी 1970s में, तो उसके बदले में रशिया का जो हुआ, और हमने अपनी आयरन लेडी क्रिएट कर दी। बट अगर आप उसकी एक्चुअल कहानी सुनेंगे तो कुछ और था। तो भी उस टाइम ये हुआ कि उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल को खाली छोड़ दिया गया। आज एक फ्लैश पॉइंट बनता हुआ नज़र आता है, चाहे हम म्यांमार की तरफ देखें चाहे लेकिन आज कंटेक्स्ट, क्योंकि आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान, तो मैं तो खुद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान ही बोलता हूँ दोबारा से। बिकॉज़ वहाँ जो हुआ और जो वहाँ पे हो रहा है उसमें ISI का, जमात इस्लामी का, बैक्ड बाई CIA, जैसे पहले भी बात हुई सेशन में। तो ये जो एक बढ़ गया हुआ जो पाकिस्तान है, जिस ज्योग्राफी को हम पाकिस्तान मान के चलते रहे 71 के बाद, सडनली हमें लगता है कि उस ज्योग्राफी में एक ज्योग्राफी और जुड़ गई। तो इसको ओवरऑल आप जो थ्रेट परसेप्शन है भारत को, मिलिटरीली हम समझते हैं कि बांग्लादेश की बाई सेल्फ कैपेबिलिटी नहीं है हमें इतना चैलेंज करने की। बट अगर आप दोनों को जोड़ के देखते हैं, और फिर जैसे पिछले सेशन में जनरल साहब ने बात की थी अमेरिकन इंटरेस्ट और बाकी पावर्स जो यहाँ गेम खेलती हैं, तो ये ओवरऑल इस हमारा जो जियो पॉलिटिक्स विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान,
ये बांग्लादेश के मिलने से कुछ बदला है? बदला है तो आपको क्या लगता है कि इज इट गुड फॉर अस, बैड फॉर अस, इट डजंट मैटर? एक्चुअली ऑनेस्टली अगर बोलें तो 71 से प्रॉब्ली 2018-19 तक यू कैन से थोड़ा बांग्लादेश था। उसमें भी 80s में पूरा जो उल्फा और ये सब चीज़ों का जो चक्कर चलता था वो भी बांग्लादेश से ही चलता था। इट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, कभी भी रही नहीं है। बंगाल एज अ रीजन, एंड आई एम सॉरी कि कोई अगर बंगाली ऑडियंस में है एंड हूएवर्स वाचिंग, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं है, बट बंगाल एज अ रीजन इज़ वेरी वायलेंट। बहुत ज़्यादा वायलेंस है वहाँ पर। एंड ये वायलेंस से एक चीज़ क्रिएट होती है, गुट बनते हैं। ये गुटों के अंदर फिर आप इनको यूज़ कर सकते हो 50 तरह से, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज़ फॉर सेल। और स्पेशली ये काइंड जो लोग होते हैं इनकी तो दाव भी बड़ा कम होता है इनका, ठीक है। तो अगर आप थ्रेट परसेप्शन से देखें, थ्रेट परसेप्शन कभी गया नहीं। ओनली टाइम था जब शेख हसीना बैठी हुई थी, जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा प्रेशर डाल के, आई डोंट नो अगर कोई एक साइलेंट एग्रीमेंट था विंक विंक करके, अच्छा भाई हम यहाँ से बांग्लादेशी फेंकेंगे नहीं, आप जितने वहाँ पर वो जिहादी हैं उनको ज़रा पकड़ के रखो। फेयर इनफ, अगर वो ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ हो समझ में आता है। बट ये हमको दिखता है कि जब तक शेख हसीना थी ये जितने भी एलिमेंट्स थे ये दे वर एट बे। आज हमको दिखता है पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर जाके दे आर री एस्टैब्लिशिंग पूरी तरह से एक आर्म्स कॉरिडोर बन चुका है, जहाँ पर अरकान आर्मी के साथ लड़ने के लिए अरसा जो एक रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है उसकी ट्रेनिंग करी जा रही है चिटगांग हिल ट्रैक्स के अंदर। वहाँ पर जो लोकल चकमा लोग हैं उनको भगा के वहाँ पर उनकी ज़मीनें खाली करी जा रही हैं। एक वो पुराना नैरेटिव था जो आपका मणिपुर में इतना जो चीज़ हुआ, अभी भी आई मीन टेनुअस पीस बोलते हैं, जहाँ पर थोड़ा ठंडा हो रखा है, इट कैन ब्लो अप, बट ठीक है, इट्स गेटिंग सॉर्टेड आउट। इंटरनेशनल एक प्रेजेंस है यहाँ पर, जहाँ पर वो कुकी लैंड, ये लैंड, वो लैंड, पता नहीं क्या क्या लैंड बना के बैठे रहते हैं। और एक हमेशा से देखिए वहाँ पर जो डेमोग्राफी है उस वजह से, डेमोग्राफी इन द सेंस द रिलीजियस स्प्रेड, आप एक बार मैप में देखिए वहाँ पर आपको सिर्फ बैप्टिस्ट चर्चेस दिखेंगे ऑल थ्रू दैट इंटायर रीजन, म्यांमार का जो बॉर्डर है आपसे। एंड रिसेंटली भी आप देखेंगे आपने एक्शंस लिए हैं, आपने नहीं लिए, या वो एआई वाले बदमाश ड्रोन थे जो अपने आप जाके म्यांमार में गिर गए, व्हाटएवर। बे ऑफ बंगाल को अगर आप एनालाइज करें, देर आर ओनली 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस नहीं है, परमानेंट अमेरिकन प्रेजेंस। इनके जो जितने 861 बेसिस हैं दुनिया के अंदर, इंक्लूडिंग लिली पैड छोटे बेसिस होते हैं। उसके अगर आप मैप को देखेंगे 2 गैप्स हैं उसके अंदर, एक है अरेबियन सी एंड दूसरा है बे ऑफ बंगाल। मेरा रीडिंग ये है कि जब तक आप थोड़ा फेवरेबल थे, आप थोड़ा उनके साथ काम करते थे, तो दे लेफ्ट इट अलोन। आपसे उन्होंने बोला कि भैया आप बन जाओ यूक्रेन चाइना के लिए, नहीं माने। नाउ दे आर डूइंग स्टफ ऑन देयर ओन, जैसे मैंने पहले भी बोला था, दे आर रीसेटिंग द एरिया। तो भी वो पाकिस्तान में पासनी का बेस चाहिए, इधर पे चिटगांग का चाहिए, चिटगांग में ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं, उनके साथ भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो बांग्लादेश मेरे हिसाब से इज गोइंग टू बिकम, अगर किसी को याद होगा, वर्ल्ड वॉर्स के बाद ऑस्ट्रिया और जो हालत होती थी, आज भी जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड इज सपोज टू बी द हब सेंटर ऑफ स्पाइस, सारे दुनिया के स्पाइस वहीं घूमते हैं, दे कीप एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो बांग्लादेश भी ऐसी एक जगह है जहाँ पर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज घुसी हुई हैं। देयर इज, आई मीन, RNAW विल बी देयर, ISI इज देयर, CIA इज देयर, MSS इज देयर, KGB इज देयर। वहाँ की वो थाई इंटेलिजेंस एजेंसी भी होगी, कोई और भी होगा, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। एंड एवरीबडी इज पुलिंग एंड टगिंग एट ईच अदर। इसमें होता क्या है, खून निकलता है, आग लगती है, और साथ में जो एरिया है उसको डैमेज होता है। और ये जो इंस्टेबिलिटी का एक माहौल इस जगह पे पड़ा है, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आज नहीं तो कल। और वैसे भी माय लास्ट पॉइंट सर इज दैट हमारा बहुत सारा फोकस था शेख हसीना पे, एंड समवेयर डाउन द लाइन एक, आई डोंट नो इफ इट्स अ मिस्टेक ऑन फॉरेन पॉलिसी की क्या है, कि हमने नेबरहुड में एक साइड से बात करके रखी हमेशा। ये मिस्टेक एरर व्हाटएवर श्रीलंका में देखा, मालदीव्स में देखा, नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, बाकी सब जगहों पे तो मालदीव्स नाउ बोथ द साइड्स यू कैन टॉक टू, श्रीलंका में दोनों साइड नाउ यू कैन टॉक टू, नेपाल में नाउ धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है, करेक्शन हो गया है, बांग्लादेश में नहीं हुआ है। सो यू हैव ओनली वन साइड जिससे आप बात कर सकते हो। BNP से भी करते हो, बट BNP अभी वो थोड़ा
एक्स्ट्रा जिहादी स्टोरी है वहां पर वो. सो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड इट्स गोना रिमेन अ प्रॉब्लम. मैं किसी से बाहर कोई मुझे पूछा था कि उसका चिकन नेक क्यों नहीं काट देते. अच्छा जी, काट देते हैं. विल द जिहाद स्टॉप? एनीवन? दैट्स द आंसर. ठीक है. सो या यू कैन थोड़ा सा अपनी वनरेबिलिटी आप कम कर सकते हो, गिव हिम अ लिटिल पनिशमेंट, बट द प्रॉब्लम विल रिमेन. ये आपको दर्द देगा. एंड दिस आई ऑनेस्टली से दिस विल बिकम मोर ऑफ अ पाकिस्तान देन पाकिस्तान इटसेल्फ. पाकिस्तान की डिमांड ही एक्चुअली यहीं से उठी थी. करेक्ट. और एक आई जस्ट रिकमेंड एक किताब है अनडिवाइडिंग इंडिया बाय संजय दीक्षित जी. ये अनब्रेकिंग इंडिया, मैं ये एज ए बाइबल मैं अपने बैग के अंदर वो किताब लेके चलता हूँ. दैट बुक ना एज अ गीता यू मस्ट, या आई कैरी इट एवरी डे एज अ गीता. आई एम Slang. सॉरी, इट्स अ स्लैंग या तो यू मस्ट कैरी इट. अगर आप ये समझेंगे कि कैसे हमारे देश का बेवकूफ़ बनाया गया और किस हिसाब से दो स्ट्रैटेजी थी, दोनों स्ट्रैटेजी में भारत का लॉस था. ठीक है, आपको वो किताब पढ़नी चाहिए हमेशा और अपने साथ में एज ए गीता कैरी करनी चाहिए. ओके. अभी अभिजीत से आज का जो ये गुड अब डिस्कशन ये है कि करना क्या है. तो मैं अभिजीत से एक पहले फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ. हमारे पास अगर भारत पाकिस्तान को देखते हैं तो एक रफ सा पैरेलल क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं चाइना और ताइवान. यहाँ पे चाइना एक बहुत ही पेशेंस दिखा के स्ट्रेटजिक पेशेंस के साथ ताइवान से डील करता है. दूसरे एंड पे इजराइल और अरब है, जहाँ पर जिस दिन मन करता है इजराइल उठ के यहाँ को बम मार देता है. Which doesn't solve the problem. which is that's okay. So we have two parallels. और उसको अगर आप हमारे इस टेम्पलेट पे लगाएं भारत और पाकिस्तान को, इसको ओवरऑल कैसे टैकल करना, हम उसमें आएंगे. टैकल करने के लिए डिप्लोमेटिक तरीका है, मिलिट्री तरीका है, इकोनॉमिक, वो विल डिस्कस. बट ओवरऑल अगर आप इसको रिलेट करें चाइना ताइवान और इजराइल अरब, तो व्हाट शुड बी इन योर व्यू फंडामेंटली वी डूइंग. क्या हमें इनमें से कौन सा मॉडल करना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए? जी सर. देखिए, हमें फंडामेंटली अगर सोचना है कि क्या सिचुएशन है और कैसे इसको सॉल्व करना है, तो हमें फंडामेंटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लस रीजन. क्यों गो बैक टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था, उसमें क्या सिचुएशन थी विश्व में. वेस्टर्न यूरोप में मेजर पावर बन गया था यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट जर्मनी, नॉट फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स. और ईस्ट यूरोप से अगर आप ईस्ट जाएंगे तो यूएसएसआर वाज द मेजर पावर. आज अगर हम बैलेंस ऑफ पावर देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वी हैव वेस्ट पाकिस्तान जो एक यूएस एसेट है, ईस्ट पाकिस्तान जो एक यूएस एसेट है. नेपाल में भी इट्स पॉसिबल दैट द यूएस वाज बिहाइंड द रेजिम चेंज. अफगानिस्तान में दे आर बीइंग पेड अ वीकली स्टाइपेंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन हु यू आस्क, $30 million to $100 million. तो ये सारे अमेरिकन एसेट्स है, इन्होंने रेजिम चेंज करवाए हैं अलग अलग जगह पे. सो द मेजर पावर बिसाइड इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स है. दे हैव मेजर पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, और ये सारे जो राष्ट्र है वो उनके एसेट्स है. तो जब तक देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही खराब सिचुएशन में है, वो दशकों से बहुत बुरी परिस्थिति में है, इकोनॉमिकली, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स, हर एंगल से. बट पाकिस्तान सर्वाइव क्यों करता है? क्योंकि उसे बाहर से मदद मिलती है. 2008 से 2012 से 2022 तक चाइना से मदद ली उन्होंने, क्योंकि यूएस बिकेम डिसइंटरेस्टेड. अब वापस उनका जो बड़ा बाप है वो यूनाइटेड स्टेट्स बन गया है. तो हमें समझना है कि हमारे जो इश्यूज यहाँ पर लोकली है वो लोकल इश्यूज नहीं है एक्चुअली. अगर बांग्लादेश में लाइक से यू हैव जिहादिस्ट पार्टीज जो भारत को टारगेट करते हैं, अगर म्यांमार में कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है जो भारत को टारगेट करते हैं, उनके मास्टर्स को नहीं, ये समझिए. अभी सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अब तक हमारे साथ एंगेजमेंट कर रहा था, वो अब उसका पॉलिसी चेंज हो गया है. अब पॉलिसी है टू कंटेन भारत, पूरा रिंग फेंस कर दिया है उन्होंने अलग अलग तरीके से. और जब तक यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा, बांग्लादेश को भी ये सब करेगा, तब तक इसके बारे में वी कैन नॉट डू मच. तो सोल्यूशन ये है कि हमें भी उनके साथ उनके राष्ट्रों में एसेट्स बनाने पड़ेंगे. हम जो भी एक्टिविटीज़ करते होंगे, नहीं करते होंगे, वी शुड कंटिन्यू दैट. हमें विथ द तालिबान अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स बैकग्राउंड भी चाहता है
इट इज़ नॉट गुड अगर बागराम वापस यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ में आ जाए, वहाँ से वो हर किसी के ऊपर सर्वेलेंस कर पाएंगे, ईरान के ऊपर, भारत के ऊपर, चीन के ऊपर, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इवन रशिया। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो 19th सेंचुरी से चला आ रहा है। जब महाराजा रंजीत सिंह जी ने अफगान टेरिटरी अपने एम्पायर में शामिल कर दी और तब से उसके बाद वो पाकिस्तानी टेरिटरी बन गए, लेकिन वो अफगान लोगों का होमलैंड है। सो इट्स अ बिग टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड तालिबान विल नॉट गिव इट अप। तो ये अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट नेशन। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को हम बाल्कनाइज करें, सिंध अलग हो जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, खैबर पख्तूनख्वा वापस अफगानिस्तान में चला जाए। और उसके बाद हमें देखना है कि क्या इवेंचुअली इसको रीइंटीग्रेट कैसे करें। वो एक 50 साल का 100 साल का प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि दे आर वेरी रेडिकलाइज्ड, हम उनको इमीडिएटली अंदर नहीं ले सकते भारत के अंदर, लेकिन उसको बाल्कनाइज करने के लिए क्या सिचुएशन होना चाहिए? सिचुएशन ये होना चाहिए कि द यूनाइटेड स्टेट्स शुड गिव अप ऑन पाकिस्तान। अब ये कब होगा? जब तक भारत राइजिंग नेशन है इकोनॉमिकली एट्सेट्रा, तब तक यूनाइटेड स्टेट्स हमें कंटेन करेगा। तो ये कनेंड्रम है हमारे पास। यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट गोइंग एनीवेयर, दे विल कंटिन्यू सपोर्टिंग पाकिस्तान। द इश्यू इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान अकेला होता तो वी कुड हैव डेल्ट विद पाकिस्तान। द प्रॉब्लम इज द मच बिगर पावर दैट वांट्स पाकिस्तान टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग। और चीन भी यही चाहता है। चीन और यूनाइटेड स्टेट्स एडवर्सरीज है, but they agree on many things about India. So that is the situation. और सोल्यूशन तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का ब्रेकअप है, और सोल्यूशन ये है कि भारत का पावर प्रोजेक्शन सब कॉन्टिनेंट में टोटल हो जाए और दूसरा कोई पावर इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाए। वी शुड हैव अ मनरो डॉक्ट्रिन फॉर द सब कॉन्टिनेंट बिगिनिंग टू स्टार्ट ऑफ विथ। लेकिन आज हमारी परिस्थिति ये है कि वी आर नॉट एबल टू डू दैट। सो वी हैव टू राइज एज अ पावर एंड दैट विल टेक टाइम। सो दैट इज द सिचुएशन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। और मज़े की बात यह है कि जब हम इजराइल अरब की बात करते हैं या ताइवान चाइना, वहाँ भी यूएसए है। तो यूएसए जो सुपर पावर इसको कहते हैं, उनका यही काम होता है। सर, टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस, अब डील कैसे करना क्या है पाकिस्तान का? दैट इज़ अ क्वेश्चन जो हम सबके माइंड पे आता है। आपने भी कहा, अभिजीत जी ने भी यही कहा कि पहले अपने पिछले सेशन में कहा था कि हमारे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम जब हुआ, वो हमें एक डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका था कि जो हम ग्रोथ, क्योंकि सही बात है, जब तक खीसे में पैसे नहीं होंगे ना, आप लड़ाइयाँ लड़ नहीं सकते। आपकी जो पावर है वो पैसे से फ्लो करती है। वेपन्स टेक्नोलॉजी उसका अपना रोल है, लेकिन उसको एक्वायर करना, उसको डेवलप करेंगे पैसा चाहिए। और जो जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, हम सभी सहमत हैं, जर्नी जितने हम पॉडकास्ट पे आते हैं, कि हमें कम से कम 10 साल तक ऐसा एक इंसिडेंट फ्री, वॉर फ्री एक माहौल चाहिए। तो उसको डीरेल करने की कोशिश की गई थी कि पहलगाम होता, उसके बाद हम उलझ जाते। तो चलो, वो अच्छा हुआ कि हम उसमें उतना नहीं उलझे जितना हमारा नुकसान नहीं करा पाए, अपना रास्ते से हम हटे नहीं। पाकिस्तान को टैकल करने के लिए बहुत सारे लेवल्स हैं, डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। कुछ बातें हम पिछले सेशन में कर भी चुके हैं। जनरल साहब टोटल मिलिट्री ऑप्शन की बात करते हैं, जिसके लिए हमारे ऑडियंस हमेशा इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ वॉर आई थिंक फ़ौजियों से ज़्यादा कोई नहीं समझता। और कोई भी फ़ौजी यही चाहता है कि लड़ाई ना हो, क्योंकि उसका एक्चुअल कॉस्ट हम लोग पे करते हैं। बट वो चलो, उसको अब छोड़िए, देश हित की बात करते हैं। तो सर, मिलिटरली आपके पास आज हम जैसे पाकिस्तान को देखते हैं, और ये पता चल रहा है कि 25,000 के ट्रूप्स अरब में चले गए, जो लगभग एक स्ट्राइक कोर। आपको पता होगा कि किसी भी देश में एक फ़ौज का कंपोनेंट होता है जो कि डिफेंस पे ध्यान देता है, जिसमें थोड़ा बहुत एबिलिटी होती है कि सामने पोस्ट खाली है तो चलो उसको कैप्चर कर लो। बट मेजर ऑफेंसिव करने के लिए, दूसरे देश में घुसने के लिए, आपको स्ट्राइक कोर, स्ट्राइक फॉर्मेशन चाहिए होती है। पाकिस्तान की 2 हैं, और उसमें से एक ऑलमोस्ट डिफंक्ट, जिसको अभी कितना सच है कितना झूठ है बाद में देखेंगे। जनरल बाजवा की सुने तो 3 दिन का तेल नहीं था उनके पास लड़ने के लिए। तो अगर 25,000 ट्रूप्स वहाँ से निकल जाते हैं, तो वो आप समझ लीजिए टेक्निकली आपकी एक स्ट्राइक कोर के लगभग वहाँ से निकल गई। अंदर जो विवाद उनके पड़े हुए हैं, जो उनको टीटीपी से और जो मार पड़ रही है, उसका हमने रफ कैलकुलेशन ये है कि वो ऑलमोस्ट 3 महीने में एक बटालियन की स्ट्रेंथ के जवानों को लूज़ कर रहे हैं। तो मिलिटरली पाकिस्तान इस टाइम बैकफुट पे है। इतने बैकफुट पे है कि अफ़गानिस्तान भी उसको आंखें दिखाता है। बट क्या मिलिट्री ऑप्शन इज़ द ओनली ऑप्शन जो हम एक्सरसाइज करें? पर मेरा एज ए इंडियन ये कि करके करेंगे क्या, जो सवाल हम सबके दिमाग में होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि मिलिट्री कैपेबिलिटी है, पर उसकी रिप्रिकॉशंस क्या होंगी। हाइपोथेटिकली, जैसे
हाइपोथेटिकली क्या, ये तो सच था। मैं खुद टीवी डिबेट में बैठा था जब हमारी टीवी ने अनाउंस कर दिया था, मीडिया ने, कि लाहौर पहुंच गई फ़ौज ऑपरेशन सिंदूर में, तो शर्म आ रही थी वहाँ बैठे हुए। तो मैं जनरल साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सबसे ये शेयर करें कि सुनने में, कहने में मिलिट्री ऑप्शन बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके एक्चुअली इम्प्लीकेशंस क्या हैं अगर अगर भारत ऐसे डिसाइड करता है, जो आप बहुत काफ़ी लोग चाहते हैं। वो लोग जो निराश हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुक गया, हालांकि रुका नहीं है। तो सर आई रिक्वेस्ट, मिलिट्री का इम्प्लीकेशन, ऐसा मिलिट्री अप्रोच अगर लेते हैं पाकिस्तान में, तो क्या उसका होगा? सो फर्स्टली जो ये व्यूज़ हैं वो मेरे खुद के व्यूज़ हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी के अंदर और एयरफोर्स नेवी के अंदर शायद तकरीबन बहुत लोगों के व्यू मेरे से भिन्न होंगे। सो इसलिए थोड़ा सा अलग होगा। बट लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग वन थिंग। जब ये 25,000 सैनिक पाकिस्तान बाहर भेजेगा, तो आप ये समझ लीजिए कोई ना कोई ऐसी डील उस तहत के अंदर भेजेगा जब उसको मालूम है कि इंडिया उसके ऊपर अटैक करने की क्षमता हो जाएगी, वो मिलिट्री वीक हो जाएगा। जब नेशंस एक दूसरे के साथ में गेम खेलते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये ध्यान में रखी जाती हैं कि मैं 25,000 यहाँ लेके जाऊँगा, मेरे 25,000 फौज बलूचिस्तान में लगे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में लगे हुए हैं, तो मैं तो मारा जाऊँगा। तो नेचुरली जो, जैसे अभिजीत ने बोला कि जो उसका बिग बॉस है, वो एक चीज़, वो गोटी ऐसे खिला के चलेगा कि हमारा देश कोई ऐसी चीज़ गलत काम ना करे, ताकि उसमें, वरना वो क्यों देश 25,000 आदमी अपने बाहर भेजेगा? पैसे के लिए नहीं भेजेगा, उसको भी अपनी इज्जत चाहिए, वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है। तो लेट्स रेस्ट दिस पॉइंट कि वो वहाँ से निकल गया, वीकनेस हो जाएगी और मिलिट्री चले जाएंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आज वो 25,000 भेजे चाहे नहीं भेजे, हमारे देश के पास में वो क्षमता है कि हम जो चाहें हम उससे करा सकते हैं एज अ मिलिट्री, राइट। पिछले कुछ साल के अंदर ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, हमारे ट्रांजिशन हुई हैं, मैं सिर्फ एक सिंपल सा जवाब देना चाहता हूँ कि अगर हम 25 घंटे की मार के अंदर एक देश को ज़मीन के ऊपर ले आके उसको हम बेच सकते हैं, और वो देश वो तैयार था, उसको मालूम था कि जब हम इसको ललकार रहे हैं, इस देश को, हमारे ऊपर अटैक होगा। हमने पहले दिन जो हमारे देश ने अटैक किया और जो नुकसान किया बेखौफ, वो सारे 11 टेरर टारगेट्स के ऊपर 4 दिन के ऊपर, फिर और डीप जा करके हमने उनके बहुत स्ट्रेटजिक ठिकानों के ऊपर किया। तैयार देश के ऊपर जब कर देते हैं आप ये चीज़, तो हम उसको जब और फुल स्केल वॉर में लेके जाएंगे, तो हम उसके साथ में क्या करेंगे वो आप सोच समझ सकते हैं। मगर अगेन, कॉस्ट, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है एक कन्वेंशनल वॉर की, आपके देश को कम से कम 10 से 20 साल पीछे ले जाएगा, राइट। आपने ये सोच के चलना है कि प्रोग्रेस के रास्ते पे क्या होगा। फिर बहुत लोग सवाल करते हैं, फिर ये आपने इतनी बड़ी आर्मी क्यों तैयार कर रखी है? वो इसे तैयार कर रखी है कि ये जो दुनिया आपके ऊपर आंख दिखाती है, वो आंख ना दिखाए। जब आंख दिखाने का मौका है, तो कम से कम पूरी बॉडी ना तोड़ी जाए, बट एक आंख उसकी निकाल दी जाए। तो आज एक पाकिस्तान की आंख निकाली गई है, इसलिए वो उस तरह की बिहेवियर पे है जिस जगह पे है। और ये अगर फौज आपके पास अच्छी नहीं होती, तो शायद वो कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा करता, राइट। सो आई थिंक मैं इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे छोड़ दूंगा, एंड आई नॉट टॉक ऑफ मिलिट्री। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे देश को एक गेम सीखना है, जो बड़े पावर्स गेम खेलते हैं, अमेरिका के पास में ये ऑप्शन क्यों था कि आज हसीना ने माना नहीं तो मैं यूनिस को लेके जाऊं? बिकॉज उनके जो एजेंट्स हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, उन्होंने कई लेवल के ऊपर बीएनपी के साथ में, हसीना के साथ में, आर्मी के साथ में, और जमात के साथ में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, यूनिस के साथ में पुराने कार्ड डाल रखे हैं। जैसे वो कार्ड हमारे देश के अंदर भी डाले हुए बैठे हुए। इस गलत फहमी मत रहना कि नहीं है, वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चल पा रहे कुछ समय से। किसी ने बोला उधर पीछे कि सर ये जेंजी वाली मूवमेंट हमारे देश में भी, हमारे देश में 3 बार कोशिश हो चुकी है, राइट, नहीं सफल हुआ है। वो क्या कारण है, अब हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बट कोशिश हमारे ऊपर भी चल रही है, राइट। तो ये जो ट्रिक है, आप चौथे देश हो रखे हो पूरी दुनिया के अंदर, मिलिट्री के अंदर और इकोनॉमी के अंदर और पावर के अंदर, आप G7 और G20 के बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, तो आपको डिप्लोमेटिकली वो कार्ड्स इंटेलिजेंस, स्टेट, मिलिट्री, इकोनॉमी के साथ खेलना है, जो बाकी देश जैसे चाइना, पुराने ज़माने में रशिया, उससे पहले यूके और आज अमेरिका खेलता है। जब तक आप वो कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप हमेशा रिएक्शन या बचाव के मूवमेंट में आएंगे। दूसरा,
इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप ग्राफ देखेंगे, जितनी बार वो स्ट्रांग हुआ उतनी बार हमारा नुकसान हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय इट इकोनॉमिकली। फिर कई लोग कहते हैं भाई उसका सेक आपको आएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, हमारे पास एक डिफेंसिव लाइन है, अनलाइक बांग्लादेश जहां पे वो लाइन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पास फेंसिंग या जो भी हमारी एक वीकनेस है वहां पर, ये जो वीकनेस है हमारे पास पाकिस्तान के साथ नहीं है। बहुत स्ट्रांग लाइन है। वहां पे जैसे जैसे वो इकोनॉमी टूटेगी, वो जो आग है वो कहीं और जाएगी, यानी कि वो वेस्टर्न में जाएगी, वो यूरोप में जाएगी, और जगह जाएगी। मगर हमारे देश के अंदर एक पाकिस्तानी आके नहीं रह सकता, ठीक है, एज असाइलम सीकर एंड ऑल। सो वो हमारी प्रॉब्लम है, हमको उसको इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना है। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मैं भारत को जियोग्राफिकली देखता हूँ, जिसमें बांग्लादेश को और ये सारे जो इलाके हैं मैं उनको अलग नहीं मानता। एक इंफॉर्मेशनल गेम हो जो अभिजीत चावड़ा जी करते हैं, जो आदित्य चिंत करते हैं, जो अमी गनात्रा जो इससे पहले बैठी थी वो करती हैं। हमें अपने जो एक कल्चरल रूट्स हैं उसके ऊपर वापस जाना है। मैं कई लोगों को, यहाँ पे आपके सामने 2 लोग आए, उन्होंने बात करी है, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो समझते हैं कि जो उनका कल्चरल मूरिंग है वो कुछ और है। जब तक हम इसको इंफॉर्मेशनल के अंदर एक कैंपेन नहीं चलाएंगे और हम अपने देश के सिविलाइजेशन रूट के बारे में, मैं सिविलाइजेशन रूट की बात ये नहीं कर रहा हूँ धोती कुर्ता पहन करके ऑफिस जाओ, बट मैं और भी हमारी बहुत बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम जब तक बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नैरेटिव आज डिजिटल के अंदर, किताबों के अंदर नैरेटिव हमारे खिलाफ है। किताबों में हमारे गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। जब तक हम सही चीज़ों को एक इंफॉर्मेशनल कैंपेन के हिसाब से अपने देश की स्ट्रेंथ के बारे में, सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ के बारे में पब्लिकली कंटेस्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। और ये हमारे पास टाइम है, क्योंकि ये टाइम क्यों है, आज डिजिटल ज़माना है। डिजिटल ज़माने के पास में नंबर्स हमारे पास हैं। वी गॉट अ 0.4 बिलियन पॉपुलेशन, जिसके अंदर एवरीबडी इज ऑन डिजिटल मीडिया। अगर अभिजीत चावड़ा जी ने एक आज आर्टिकल लिखा है किसी चीज़ को डिबंक करने के लिए या किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, अगर हम इस चीज़ को सर्कुलेट करें और पढ़ें और अपनी माइंडसेट्स को चेंज करें, या जैसे अमी गनात्रा ने बताया कि किस हिसाब से हमको साइंटिफिकली लेना है, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो मैं पहली बात है हमको अपने आप को रीइंफोर्स करना है, क्योंकि हम आज रीइंफोर्स नहीं है, हम स्ट्रेंथन नहीं है। तो ये जो हवा चलती है उससे हमारे कई पेड़ इधर उधर गिर जाते हैं, कोई कुछ उस तरफ चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, और हमारा कुछ नहीं आता। यही नहीं स्ट्रांग करना है। धीरे धीरे जो चीज़ बात की गई डिबंक करके हमारे लोग वापस आने चाहिए। जब तक वो वापसी नहीं होगी तब तक ये जो खतरा है जियोग्राफिकली इन बांग्लादेश, इन पाकिस्तान एंड विद इन आवर कंट्री विल ऑलवेज बी। तो कंक्लूजन है कि पाकिस्तान को जो करना है वो करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है, और कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा गैप है, वो हमें समझना चाहिए, मानना चाहिए, उसको बिल्डअप करना। आदि इस पे चलते हैं। तो फुल मिलिट्री ऑप्शन शायद आज के लिए एक बहुत अच्छा वो नहीं है अल्टरनेटिव, पर हमने जो अपने एक छवि क्रिएट कर रखी है कि हम कभी किसी पे आक्रमण नहीं करते, हम बहुत अच्छे बालक हैं, आई थिंक वो भी एक दूसरी एक्सट्रीम है जो कि जिसके बारे में हमें रीथिंक करना चाहिए। आपने मिलियन कट्स की बात की पिछले सेशन में, और पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं, फिशर्स हैं। आप ये मान के चलिए जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे इकोनॉमिक की बात करें, चाहे उनके इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, अगर ये हालात कभी हमारे होते और हमारी जगह पाकिस्तान हमारी तरह स्ट्रांग होता तो बड़ा कुछ हो जाना था। जिसको कहते हैं इलाका लूट जाना चाहिए था अभी तक। तो हम कुछ एक जो दूसरी ऑप्शन हमारे पास है कि अपनी मिनिमम अपने खून को बहाए बिना जो पाकिस्तान की आज की हालत है उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है मुझे एज अ कॉमन सिटीज़न। आपका क्या विचार है जो BLA को देखते हैं, हम TTP को देखते हैं और एवरीथिंग एल्स? Opportunity is there, sir. There's no question. And ये जो I mean, I'd go with General sir ने जो बोला, General DP ने जो बोला है कि military is just, you know, it's an option जिसको आप यूज़ कर सकते हो लास्ट रिजॉर्ट में। बट आई डोंट थिंक कि किसी भी टाइम पे ये जो पूरी गेम है ये कभी रुकनी नहीं चाहिए। देयर इज़ नो वे, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आप ये रोकोगे वो आगे आएंगे। सो आई थिंक आज सुबह भी बता रहे थे एस्केलेशन मैट्रिक्स के बारे में आप लोग बात कर रहे थे। दिस इज़ ऑल्सो अ मैट्रिक्स, आपको इसके अंदर गेम अप रखना है
फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए क्या क्या चल रहा है, नो टाइम्स हमने देखे ना, चारों तरफ नो टाइम नो टाइम नो टाइम नो टाइम, एवरीवेयर देयर इज अ नो टाइम। इससे होता क्या है? होता यह है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने तो प्लान करा हुआ है, उसकी हालत खराब होती है एंड ही स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। सोवियत यूनियन किस तरह गिरा था? वो एक ही तरह गिरा था, स्टार वॉर्स प्रोग्राम वाज द मेन थिंग। स्टार वॉर्स प्रोग्राम और उसकी वॉर जो अफगानिस्तान में थी, उसने उसको कंगाल कर दिया वहीं पर ही, एंड उसके पास कोई जगह नहीं बची थी, देयर वाज नो प्लेस ही कुड हैव गॉन। ये उसकी हालत है, वही सोवियत यूनियन है जिसके पास इतना तेल, इतनी रिसोर्सेज, इतना खाना, इतना सब कुछ था, वो फिर भी टूट गया। तो वी हैव टू फाइंड दैट, एंड ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर इंफॉर्मेशन। बिकॉज इंफॉर्मेशन एक चीज करती है जो आपकी मोरल को गिराती है, एंड द मोरल गेम इज द वन दैट वी नीड टू प्ले विद पाकिस्तान। इनको, एंड वो मजाक से नहीं होगा कि हमने भैया ट्विटर पे उनकी ट्रोलिंग कर दी, ये कर दिया, उससे नहीं होता। वो उनको भी पता है ये ट्रोलिंग है। जैसे आप कुछ कर, आपके ऊपर वो कुछ लिखते हैं, आपको भी पता है मजाक कर रहे हैं, बचपना कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो ये एक इंफॉर्मेशन गेम खेलना पड़ेगा आपको, जहां पर इनकी यू वीकनिंग देम कंप्लीटली। उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ना है, जैसे आपका टूटा हुआ था। उनको ये हमको एहसास दिलाना है कि भैया पाकिस्तान में कभी कोई चीज बन ही नहीं सकती, ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में, कभी बन ही नहीं सकता। तुम गधे हो, तुम कंगालू हो, खत्म। एंड दे शुड स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्व्स दैट। इंसान है, किसी का भी दिमाग पलट सकते हो आप, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा देखिए, जो फिजर्स हैं पाकिस्तान में, बीएलए है, टीटीपी है। उस सुबह तिलक सर ने इतनी अच्छी बात बोली कि भाई 10,000 लोग दिन के अगर बीएलए, टीटीपी और इन चीजों के ऊपर ट्वीट करते हैं दिन का, क्या आप सोचते हैं कितना ट्रैफिक जनरेट होता है? लेकिन हम लोग हमेशा, इस देश में एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग क्या बोलते हैं, यार वो है ना, करेंगे, कोई और करेगा, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, मोदी को बुलाओ यार, मोदी क्या कर रहा है, पूछते हैं ना हम लोग ये सवाल। देखिए, ऑल ऑफ नेशन अप्रोच जो एक चीज होती है ना, आजकल मिलिट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है जिसको बोलते हैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन। उसका मतलब क्या है? सिविल मिलिट्री एक ही है, ऑल ऑफ नेशन अप्रोच ही होता है। आपका सिंदूर में आपको जो अंडर कॉन्फिडेंट लगा था, आपको पता है क्यों लगा था? वो आपकी मिलिट्री की वजह से नहीं लगा था, वो आपके अपने लोग जो आपके अंदर डाउट डाल रहे थे उनकी वजह से लगा था। तो आप अपनी मिलिट्री के साथ फ्यूज नहीं थे। आज मैं अगर बोलूंगा कि भैया आज अगर ऐसी कुछ सिंदूर दोबारा होता है और आपको कोई बोले यार ओ तेरे 3 रफाइल गिरा दिए, मानोगे आप? ठीक है, सिंदूर के पहले ये चीज हमारे को अंडरस्टैंडिंग थी। लड़ाई लड़नी भी आनी चाहिए सर, लड़ाई का काम सिर्फ मिलिट्री का नहीं है। क्या हम अपनी मिलिट्री के साथ खड़े हो सकते हैं जब वो लड़ाई लड़ेंगे? क्या हमको समझ में आता है मिलिट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं? कितने लोगों ने ये सोचा था? हम लोग तो बोलते हैं मोदी जी मारो मारो मारो, लेकिन हमारा कोई मरेगा तो क्या बोलेंगे? ये चीजें होती है जब एक एक कंट्री मेच्योर होता है धीरे धीरे करके सिविल मिलिट्री फ्यूजन में। तो यू नीड टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ सोल्जर। उसके बाद देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देयर आर पीपल हु ट्वीट अबाउट पाकिस्तान। सर करते हैं, मैं कभी कभार करता हूँ, बहुत सारे और लोग हैं जो ट्वीट करते हैं। बिल्डअप करिए उसको, यू हैव टू मेक देम फील वनरेबल। सर ने सुबह एआई के बारे में बात बोली। एआई क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर को यही बोलते थे ना दोज ऑफ अस जिन्होंने 90s के अंदर पढ़ाई करी थी, 80s 90s में, उनको यही बताया गया था कंप्यूटर्स आर गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप उसके अंदर डालोगे वही आपको देगा। एआई वही चीज है, आप उसके अंदर जो डाल रहे हो। बट हमने कभी सोचा नहीं कि भैया हम कुछ कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? ऑपरेशन सिंधु 2.0 या 1.0 एक्सटेंशन 1 जो भी आप बोल लीजिए, अगली बार ही होगा, आप लोग ये अपने ऊपर लगा सकते हैं कि भैया मेरे पास एक ट्विटर का अकाउंट होगा, एक फेसबुक का होगा, एक इंस्टाग्राम का होगा, और इंडिया में जितने ऐप्स है सबका अकाउंट होगा, मैं सब में डालूंगा सब कुछ। ये मेरी वॉर है। आप ये करिए, पाकिस्तान को तोड़ना बड़ा कोई आसान, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इनके फिशर्स इतने ज्यादा हैं।
वो लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर एक दूसरे को बोलते हैं तू तू उधर का है, तू उधर का है। आप उनके वो स्ट्रीट इंटरव्यू देखे हो, लड़कियों से पूछते हैं भैया आपको किस वाली लड़के से शादी करनी है, तो बोलता है भाई कराची वाले से करनी है, कहता ना पान खाते हैं। भाई गुजरांवाला से करनी है, नहीं नहीं वो तो बड़े उनमें से स्मेल आती है। लाहौर से करनी है, नहीं यार वो बड़े ना पुराने जमाने वाले लोग हैं। ये इनकी अपनी हालत है। So we can play on this very easily, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देखिए सर ने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली है कि अगर पाकिस्तान में ये वनरेबिलिटीज अगर हमारे अंदर होती और हैं, मैंने सुबह भी बताया कास्ट का नैरेटिव आपको क्या लगता है सारा आपकी तरफ से आता है। आपको एक चीज जान के बड़ी हैरानी होगी, ट्विटर ने थोड़े टाइम पहले आई डोंट नो वो फेक था क्या था, बोला कि जी हम कंट्री ऑफ ओरिजिन बताएंगे। मैं इसकी यहाँ जितने अकाउंट थे सारे गायब हो गए। एक था भाई वी द्रविडियंस, कहाँ गया वो, वेयर डिड इट गो? सी दिस इज द गेम। नो ये ट्विटर की न्यूज सही थी कि नहीं थी? आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन एनी कंट्री टैग्स, हैव यू अभिजीत साहब? सो प्रॉब्ली इट वाज फेक। बट वो फेक न्यूज का इंपैक्ट देखा आपने? Now why aren't we doing that? Everybody will say गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल सकती साहब, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है। सो व्हेन देयर आर पीपल जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, वो एक डायरेक्शन में आपको कुछ चीज बता रहे हैं, डोंट टेक इट ब्लाइंडली। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने पास रखिए, बट उसको पुश करिए सो दैट द इम्पैक्ट इज ऑन द एनिमी आफ्टर दैट। एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, आपका एनिमी अमेरिका भी है, आपका एनिमी चाइना भी है, आपका दोस्त भी अमेरिका है, आपका दोस्त भी चाइना है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपकी एडवर्सरी की लिस्ट बढ़ेगी। आपके दिमाग में सबके लिए प्लान होना चाहिए कि भैया हाउ डू आई डील विद दिस पीपल। एंड पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस इज इट्स, पंजाब में कितने हैं सर? सराइकी, सदर्न पंजाब तो ठीक है, दोआब जो इनका वो जो एरिया है दोआब वाला, जहाँ पंजनद जो एरिया है, और नकली पंजाब जिसको जो बेसिकली बलूचिस्तान उसको पंजाब बना रखा है। वो पंजाब में भी, पंजाब पाकिस्तान में भी एक नॉर्दर्न पंजाब है, एक वो जो दोआब करके एक एरिया है जहां पर 5 नदियां आके मिलती हैं, क्या एक वो जगह बनती है डेरा गाजी खान के नॉर्थ में, वहां पर अलग लैंग्वेज है, सराइकिस्तान अलग है। तोड़िए इनको, आप तोड़ सकते हैं, मैं तोड़ सकता हूँ, हमको इनकी आर्मी को दूर रखना चाहिए इन चीजों से, आराम से कर सकते हैं हम लोग। बट द गेम इज डोंट वेट फॉर समबडी टू डू इट, वी नीड टू स्टार्ट। मेरा थोड़ा सा इसमें यह है कि कई चीज़ें जो हम कर सकते हैं बिना एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए, वो हम शायद नहीं कर रहे, करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ उनको रिकॉग्नाइज़ करके और डिफेंस डील करने में मुझे कोई लगता नहीं कि इतना बड़ा कोई हंगामा हो जाएगा। करना चाहिए उनको, उनका बॉर्डर्स का, उनकी एसेट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आने वाले 10 सालों में जो आग की बात जनरल साहब ने की, अगर पाकिस्तान टूटता है तो वो एक नॉर्मल देश की तरह नहीं टूटेगा। बलोचिस्तान लेके अपने बलूचिस्तान को जैसे भी तोड़ेंगे बनाएंगे, पश्तून जो है वो ज्वाइन करेंगे अफ़गानिस्तान। हमारी तरफ उठ के आने वाले पंजाबी हैं जिनको हम संभाल लेंगे, जैसे जनरल साहब ने कहा कि वो हमारा फेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज पाकिस्तान को जो अगर आप बिना लड़े इंगेज करना चाहते हो, आप बलोचों को अगर आप मैपेड जिसको बोलते हैं, मैन पैक्ड एयर डिफेंस वेपन्स होते हैं, दुनिया आपको अपना ठप्पा लगा के DRDO का नहीं देना है। 100 तरीके हैं जहाँ से उनको सप्लाई की जा सकती है। अगर आप बलोच हैंडल से इंटरेक्ट करें, उनको ये बहुत बड़ी कंप्लेन है। सिंधु देश वाले जो सबसे कम लड़ाके हैं, वो कहते हैं हमने एक दिन में 35 ATM उड़ा दिए थे 2012 में, और हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें आई थिंक अच्छा बच्चा जो छवि छोड़ के जाना चाहिए। अभी अभिजीत, आई थिंक इट विल बी लास्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने हर जगह उंगलियां डाली हुई हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जियो इसलिए बोला जाता है कि जियोग्राफी का बहुत बड़ी गेम होती है। यही कारण है कि अमेरिका ने किस किस देश में इंटरवेंशन की और उस देश का बेड़ा गर्क करके निकल गया। और आप अमेरिकन रिकॉर्ड खोल के देखिए, एक कैंपेन बताइए जो अमेरिका ने किया और वो सक्सेसफुली बाहर आया, बेइज्जती होगी उसकी निकली है वहाँ से।
उस मामले में मैं अगर जब पाकिस्तान की तरफ देखता हूँ और थर्ड पावर को देखता हूँ तो मुझे चाइना का जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है और चाइना की प्रॉक्सिमिटी हमारे साथ भी है, और ये एक जो चाइना हमारे साथ कर सकता है उल्टे तरीके से, या जो चाइना पाकिस्तान के साथ कर सकता है पॉजिटिव तरीके से, वो अमेरिका भी नहीं कर सकता। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अमेरिका गंद डाल सकता है। तो आपको अभी जो थॉ चल रहा है आजकल हमारा और चाइना के साथ, टेम्पररी है, हम सब जानते हैं। आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान की जितनी सपोर्ट, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा चाइना सरेआम सामने आया, इनफैक्ट मिलिटरली चाइना का बहुत बड़ा उसमें इक्विपमेंट उनके पास 80% चाइनीज़ है। क्या हमें कुछ ऐसा एफर्ट करना चाहिए, और विल इट बी पॉसिबल कि जो ये थॉ चल रहा है हमारा, जो हमारी चाइनीज़ के साथ जो इंटरेक्शन है टेबल पे, क्या कुछ हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक दूरी जिसको कह सकते हैं बने? हो सकता है उसके कॉम्पनसेशन में हमें अफगानिस्तान में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि चाइना एज अ थर्ड पार्टी इज़ अ बिगर थ्रेट टू सब कॉन्टिनेंट कंपेयर टू यूएसए। दिस इज माई पर्सनल थिंग। अभी हम शॉर्ट टर्म देखेंगे तो भारत और चाइना के बीच में टेम्परेचर अभी कम हो रहा है। 2020 में गालवान हुआ, उसके पिछले 10 साल में बहुत कुछ हुआ था, दौलत बेग ओल्डी हुआ था और बहुत सारे इश्यूज हुए थे, क्लैशेस हुए थे बॉर्डर पे, बहुत सारे वीडियोस आए। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि यूएस चाइना के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है और भारत के ऊपर भी एनसर्कलमेंट कर रहा है और कंटेनमेंट का पॉलिसी है। और चाइना के ऊपर कुछ 125% टैरिफ डाले थे इस साल के शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप जी ने आने के बाद इमीडिएटली, और भारत के ऊपर इस समय 50% डाल रखे हैं। और चाइना के ऊपर बहुत सारे और दबाव है, जैसे कि सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं और बहुत कुछ और है, विच इज़ वाई इस समय भारत और चाइना बोथ दबाव में है यूएस से। इसके कारण थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है और भारत और चाइना में ये ऐसा लग रहा है कि वी नीड टू सम एक्सटेंट मैनेज अवर रिलेशनशिप एंड मे बी वर्क टुगेदर फॉर एटलीस्ट नाउ टू इंश्योर कि ये जो दबाव से बाहर से जो आ रहा है उसको हम मैनेज कर पाए। लेकिन मेन इश्यू क्या है भारत और चाइना के बीच में, कि भारत और तिब्बत के का जो बॉर्डर है वो अनडिफाइंड है, अनडिमार्केटेड है, और चाइना दशकों से इट इज अनविलिंग टू डिमार्केट द बॉर्डर। कितने 20, 25, 30, 700 राउंड के टॉक्स हो चुके हैं, बट देर इज नो प्रोग्रेस। तो चाइना, अगर हम क्यूमुलेटिवली एक हार्ड पावर स्कोर देंगे चाइना को और भारत को, तो चाइना इज अबाउट 4 times मोर पावरफुल देन भारत। ये सत्य है, ये फैक्ट है। कुछ भी स्लोगन आप करोगे, इट विल नॉट चेंज द फैक्ट्स। चाइना इज 4 times मोर पावरफुल देन इंडिया इफ यू एड अप इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये सब कुछ कुल मिला के। सो चाइना इज अ डेंजर, नो क्वेश्चन। और लॉन्ग टर्म जब तक आपका, देखिए जियोपॉलिटिक्स में एक सिंपल प्रिंसिपल है, 2 great powers if they have a common border they can never be friends। और इसीलिए मैं कहता हूं कि चाइना और रशिया भी लॉन्ग टर्म एडवर्सरीज है। इस समय उनका जो रिलेशनशिप है वो एक टेम्पररी रिलेशनशिप है। इवेंचुअली द टू विल फॉल आउट, ये तो होना ही है। सिमिलरली चाइना और भारत के बीच में एज लॉन्ग एज तिब्बत इज अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन कुछ फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। अगर हमारी 2000 वर्ष तक अच्छा रिलेशनशिप था, वो इसलिए था कि बीच में तिब्बत था और हमने उसको जाने दिया 1950s में। तो अभी प्रश्न ये है कि कैन इंडिया एंड चाइना वर्क टुगेदर टू डू समथिंग और पाकिस्तान। देखिए चाइना भी भारत का वेल विशर नहीं है। चाइना के लिए बेस्ट आउटकम लॉन्ग टर्म में ये रहेगा कि भारत के टुकड़े हो जाएं, भारत बाल्कनाइज हो जाए, भारत फ्रैगमेंट हो जाए। ये तो उन्होंने कई बार लिखा भी है उनके जनरल्स ने, उनके वाइट पेपर्स में जो बाद में ट्रांसलेट हुए हैं। सो चाइना वांट्स इंडिया टू ब्रेक अप। अभी इस समय थोड़े समय के लिए मे बी वी विल कोऑपरेट इन सम वे, लेकिन लॉन्ग टर्म एडवर्सरी तो है ही। और चाइना और यूएस का जो पर्सपेक्टिव है सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत सिमिलर है। यूएस चाहता है कि भारत को या तो फ्रैगमेंट कर दे या तो कन्वर्ट कर दे, और चाइना हमारे कल्चर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें कन्वर्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हमें ब्रेकअप करना चाहते हैं। सो हु इज मोर डेंजरस, ये भी हमें समझना है। तो अगर पाकिस्तान एक रीजनेबली स्ट्रांग राष्ट्र होकर चलता है, इफ इट रिमेन्स अ रीजनेबली स्ट्रांग नेशन, ये चाइना के भी हित में है लॉन्ग टर्म में। सो मुझे नहीं लगता कि हम चाइना को कन्विंस कर पाएंगे कि आप पाकिस्तान के साथ आपका जो पॉलिसी है उसमें कुछ चेंज करें। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने काफ़ी सारा चाइनीज इक्विपमेंट यूज़ किया था। वो उस समय पाकिस्तान को बेचा गया था जब वो 10 साल का पीरियड था, जब दोनों राष्ट्र आयरन ब्रदर्स थे। अभी भी बात चल रही है कि पाकिस्तान को JF-70 नहीं कुछ और फाइटर प्लेन्स मिलेंगे चाइना से। सो इवन इफ
पाकिस्तान इज नाउ इन द अमेरिकन कैंप, चाइना उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करता रहेगा अपने हित के लिए। सी, चाइना बहुत मैच्योर देश है, अनलाइक अस। अभी न्यूज़ आया था कि रूस कुछ फाइटर जेट इंजन से कुछ तो जेट इंजन्स, कोई इंजन्स पाकिस्तान को बेच रहा है, और भारत में सब बहुत दुखी हो गए। आप सोचिए, रूस भारत को सुखोइज बेचता है, रूस भारत को ब्रह्मोस बेचता है, को जॉइंटली डेवलप किया है, रूस भारत को क्या कुछ नहीं देता है। और चाइना और रूस का रिलेशनशिप आज भी अच्छा है, डिस्पाइट ऑल दिस इश्यूज जो रूस भारत को देता है, विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट चाइना। तो चाइना इसके बारे में इमोशनल नहीं हो जाता है, वो समझता है कि रशिया ऑल्सो हैज इट्स ओन इंटरेस्ट्स व्हिच आर सेपरेट फ्रॉम द रशिया चाइना रिलेशनशिप। तो हमें भी थोड़ा मैच्योर होना है इन चीज़ों में। रूस ने एक दो चीज़ें पाकिस्तान को, लेट्स से फॉर वट एवर रीजन बेची है, वी शुड बी कॉग्नाइजेंट ऑफ दैट, बट लेट्स नॉट अलाउ दैट टू स्पॉइल आवर रिलेशंस। रूस का अपने कैलकुलेशन से, रूस के अपने थ्रेट परसेप्शन से, अपने इंटरेस्ट से, हमारे भी अपने इंटरेस्ट से विच में बी डिफरेंट फ्रॉम रशिया, लेकिन हमारा और रूस के बीच में काफ़ी कन्वर्जेंस है ऑफ इंटरेस्ट्स, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। सो ओवरऑल अगर पाकिस्तान की हम बात करें, मुझे नहीं लगता कि अभी जो भी कूलिंग डाउन ऑफ टेम्परेचर हुआ है विद चाइना, उसका कोई आउटकम आएगा विच विल हैव द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग चाइनाज अप्रोच टुवर्ड्स पाकिस्तान। अगर यूएस का जो फैक्टर इसमें से निकालते हैं, तो देन चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप विल कंटिन्यू अनलेस यूएस पाकिस्तान को इस तरह से उपयोग करे कि इट विल बी बैड फॉर चाइना। इन दैट केस चाइना विल चेंज इट्स अप्रोच, बट ओनली कंटिंजेंट ऑन दैट फैक्टर। और बीच में अफगानिस्तान की भी बात आती है। सो आइडियली हमें अफगानिस्तान को भी अपने साथ रखना है, बिकॉज अफगानिस्तान इज वेरी सस्पिशियस ऑफ चाइना। अफगानिस्तान समझता है कि ये भी एक इंपीरियल पावर है, उन्होंने बहुत इंपीरियल पावर्स देखे हैं, and they don't want to be once again under some kind of such issue. So we should continue our good relationship with Afghanistan. अभी श्री मुत्तकी जी आए थे भारत में, उनको वापस बुलाना चाहिए, और we should strengthen the relationship. अगर बागराम का कुछ हो रहा है, we should make it happen, and yeah, that's how it should go. एक कार्ड जो हमारे पास है और हमने यूज़ भी किया क्योंकि हम सेकुलर हैं, देवबंदी और बरेलवी दोनों के जो सेंटर्स हैं वो भारत के अंदर हैं। पाकिस्तान की अगर आप डिवीज़न देखें तो अगर नदर्न पाकिस्तान तरफ जाते हैं और फिर अफ़गानिस्तान को जाते हैं तो देवबंदी डोमिनेंस है। पाकिस्तान आर्मी शुरू से देवबंदियों के साथ अलाइन रही। बाजवा साहब के, जनरल बाजवा जब उनके आए तो उन्होंने फिर लबायक वालों के साथ, टीएलपी वालों के साथ एक किया था रिलेशनशिप। तो ये जो फैक्टर है जो मैं बात करता हूँ कि अगर मिलिट्री को नहीं लड़ाना चाहते, क्या ये एक फैक्टर है जिसको सर हमने इग्नोर किया, जिसको हम यूज़ कर सकते थे? अगर पाकिस्तान के अंदर गदर मचाने का एम है तो एक बहुत बड़ा एक राइवलरी है। इनफैक्ट हमारी कश्मीर में ये थी, जम्मू के मुस्लिम और कश्मीर के मुस्लिम इतने सालों तक आपस में इसलिए इंटरेक्ट नहीं करते थे बिकॉज उधर वाले देवबंदी थे और इधर वाले बरेलवी थे, और पाकिस्तान की डिमांड बेसिकली बरेलवियों ने की थी। ये भी आप याद रखें, देवबंदी बाद में आए कहानी में। तो सर दिस इज जस्ट क्लोजिंग कमेंट्स, मे बी 2 मिनट्स, वील जस्ट फिनिश दिस। एक्चुअली देखिए, हर फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, इकोनॉमी से लेके डिप्लोमेसी, रिलीजन, एवरी फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट। इन केस ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल से इट्स नॉट ओनली अबाउट बरेलवी देवबंदी, देयर आर अदर मेनी अदर फैक्टर्स विच आर देयर जो उसको अपने आप ही वीकन कर रहे हैं और फ्रैक्चर कर रहे हैं। एक्चुअली में मुझे नहीं लगता कि इन अ पब्लिक मैनर और इवन उसमें हमको उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो पुल पुश ईरान अफ़गानिस्तान और उनका इंटरनल चैलेंजेस है और जो उनकी अपनी अपनी ग्रुपिंग्स हैं वो उनको खुद ही डाउन कर रही हैं, वो खुद एक दूसरे को बॉम्ब कर रही हैं। आप अगर करने लगे और आपका अगर हाथ खुल गया तो ये याद रखिए कि वो सडनली अलाइन हो जाएगा और एक जो है गुप वो उसमें हो जाएगा। बट एक चीज़ जो थोड़ा सा मैं हटके आपके क्वेश्चन से बोलना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, अमेरिका का जो इंटरेस्ट है ना वो कभी परमानेंट इंटरेस्ट रहता है, बट उसकी जो व्हाट यू कॉल पेशेंस है वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, राइट। ये जो पेशेंस है उसके साथ में पाकिस्तान के साथ में वो बहुत जल्दी ख़त्म भी होगी। जैसे एकदम से आज उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, वो हो सकता है 2 3 4 साल 5 साल के अंदर जैसे कुछ चीज़ें और चेंज होंगी उनके एनवायरनमेंट में वो ख़त्म होने लगेंगी। सो दैट पेशेंस वो हमको चाहिए। सेकेंड इज़
चाइना और अमेरिका के बीच में हमारा खतरा किससे ज़्यादा है? हमेशा चाइना से रहेगा। अमेरिका के साथ में हमारे कई आइडियाज़ अलाइन होते हैं, चाइना के साथ में हमारा कोई भी आइडिया अलाइन नहीं होता। अमेरिका के साथ में एक दूरी है, राइट? वो जो दूरी है, ज्योग्राफिकल दूरी है, और जो हमारे सोच की हर थोड़ी बहुत दूरी है, वो हम उसको ब्रिज कर सकते हैं। वो ब्रिजिंग बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, चाइना के पास ज़्यादा आ नहीं सकता। सारे पैसे उनके जनरल्स के और जो उनके टॉप लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे पैसे अमेरिका और यूरोप कंट्रीज़ के अंदर है। उनके सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, चाबी उधर है, वहाँ से हमको कंट्रोल कराने की ज़रूरत है। सेम जितने भी हमारे इन बांग्लादेश, जो भी पावर सेंटर्स है बांग्लादेश के, उनके सारे लीवर्स अमेरिका के पास में हैं, चाइना के पास में सिर्फ कुछ लीवर्स हैं। जब तक हम इन लीवर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने लिए, वो हमें किस हिसाब से पार्टनरशिप, अलायंस, दोस्ती, एंगेजमेंट के थ्रू करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। द बिगेस्ट जो एक सोच कोई उनके दिमाग में आज डाल रहा है कि जिस हिसाब से चाइना 30-40 साल के अंदर चुपचाप ऊपर आकर के हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, एक बड़ी स्ट्रांग पावर हो गया है, हमको वो अभी हमारे देश के बारे में बता रहे हैं। हमें ये जो नैरेटिव है इसको कंट्रोल करना है। ये जो नैरेटिव है ये पिछले 5-6 साल में उठा है, और इस 5-6 साल में उस नैरेटिव उठने के खिलाफ से हमारे अगेंस्ट में कुछ एक अलायंस हो गई है, या एक कुछ मूवमेंट हो गए हैं। वी हैव टू रियली कंट्रोल दैट नैरेटिव। और लास्ट जो एक चीज़ उनको बहुत हर्ट कर रही है आजकल, जो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है जो कंट्रोल करता है पूरे वेस्टर्न MICs को बोलते हैं, पूरे दुनिया को, वो उसका एक फेयर हो गया है। ब्रह्मोस ने हिट कर दिया, हमारी एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस शुरू हो गए हैं, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शुरू हो गए हैं। एक जो हम उनसे सामान लेते थे, अब हम दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू रिसोर्सेज, मार्केट, जॉब, दैट बिग मनी विच कम्स फ्रॉम दिस, ये जो पूरे सिस्टम से, इसको कैसे नेगोशिएट करना है, वो जो हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा। जैसे ये चीज़ नेगोशिएट हो जाएगी, आप ये देखेंगे कि अमेरिका और इंडिया की अलायंस एक बहुत तेज स्ट्रॉन्ग अलायंस होगी। आई विल रादर ट्रस्ट अ लिटिल बिट अमेरिकन्स को रादर देन ट्रस्टिंग चाइनीज। दे आर वेरी वेरी डेंजरस। अमेरिकन्स, यू शुड नो हाउ टू डील विद देम। दे आर गुड बिजनेस पीपल। उनसे बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। या इफेक्ट है कि आज की डेट में जो भी सुपर पावर का कोई टाइटल किसी के सिर पे है तो अमेरिका है, और ट्रम्प एक एबरेशन है एक्चुअली। काफ़ी हम मानते हैं कि ट्रम्प हो गया, जैसे हो जाता है ना, कई चीज़ें हो जाती और फिर चला भी जाएगा, तो थिंग्स विल टर्न अराउंड। आई थिंक विद दिस वी कम टू दिस डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े सब्र से सुना, और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे हम दिन रात बातें करते रहें तो ख़त्म नहीं होगा। बट एम ये था कि रियलिज़म जो हम बात करते हैं, क्योंकि जहाँ आप आए हैं, बैठे हैं टाइम निकाल के, तो एक रियलिस्टिकली हम देखें कि क्या पॉसिबल है, क्या उसमें पॉइंट्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते, कौन सी पावर्स गेम खेल रही हैं। और मैं तो फिर हमेशा कहता हूँ कि चाइना हमारा है तो दुश्मन, बट उसको हमारा अंदर से कॉरिडोर दे दो, एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर दो। चाइना हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो हम पे कुछ भी कर सकता है। हम चाइना पे डिपेंडेंट है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाए अगर हम चाइनीज़ इंपोर्ट बंद कर दें, जितना मर्जी दिवाली की रेडी होने से कुछ नहीं होता। सो बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस हैं जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। डिस्कशन देम कंटिन्यू। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। जय हिंद।